मैं जो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो विचार व्यक्त कर रहा था और इन्हीं विचार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में जो मेहमान पधारे हैं, उनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा विषय रहेगा, इस विषय के ऊपर हमने कभी चिंतन नहीं किया, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य पर हम बहुत सारे इलाज करवा लेते हैं, लेकिन मन पर जब हमारा प्रेशर आता है तो हमें कहीं न कहीं हम चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, डर लगने लगता है, हर कोई लक्ष्य को हासिल करने के लिए भय होता है। तो इन सब का भी इलाज संभव होता है। अब किस प्रकार से हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए, उस विषय पर हमारे बीच में जो मेहमान पधारे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान नोपा राम जी नैन साहब से कि वो मंच पर आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए आप इनके लिए। नमस्ते। सारे स्वस्थ और मस्त होंगे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं, और आपसे भी ये मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त रहें। और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए भगवान ने हमारे शरीर को स्वास्थ्य के रूप से दो भागों में बांट रखा है। दो भाग कौन से हैं? एक मन का स्वास्थ्य और दूसरा तन का स्वास्थ्य। तन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शरीर। तो मन का स्वास्थ्य क्या कहलाएगा? मानसिक स्वास्थ्य। और शरीर का स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केवल आपका मन का स्वास्थ्य शरीर ठीक रहे तो क्या आप काम खूब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि शरीर का स्वास्थ्य आपका स्वस्थ है और मन का स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है तो क्या आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मन और तन हमारे एक जैसे सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। सिक्के का एक हिस्सा यदि साफ है तो आप उस दुकान पर ले जाएंगे, दुकानदार कहेगा ये नकली है, और दोनों तरफ कुछ छपा हुआ है जो होना चाहिए, तो दुकानदार जाते ही उसको ले लेगा और आपको उसके बदले में जो कुछ देना है वो दे देगा। इसलिए मेरा पहले आपका यही आपसे निवेदन है कि हमें मन और शरीर दोनों रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सर जी ने आपको कहा कि चलो आज खेलेंगे। यदि आप शरीर से एकदम तंदुरुस्त हैं, लेकिन ये जो अंदर छुपा हुआ है, जो राजा वाला मन, जो एक डिब्बी के अंदर, और डिब्बी कहाँ? संदूक में, संदूक कहाँ? कमरे, कमरा कहाँ? एक बड़े गढ़ में, और गढ़ कहाँ? उस पूरे क्षेत्र में। वो मन जो बहुत छिपा हुआ है, वो यदि कहेगा मेरा तो जी नहीं कर रहा है, मैं तो नहीं खेलूंगा, तो चाहे शरीर से कितना ही संतुष्ट हो, गुरुजी कहेंगे यार तू शरीर पाड़ रखे है, खेले क्यों को नहीं? क्योंकि ये मना कर रहा है। यदि ये हाँ करेगा और शरीर से आप अस्वस्थ हैं तो भी आप, चाहे आपका मन कर रहा है खेलने का, लेकिन ये कहेगा उठा नहीं जा रहा है, खड़ा नहीं हो जा रहा है, तो आप खेल नहीं सकोगे। इसलिए मन और शरीर दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। और विशेष तौर से इस अवस्था में, ये जो आपकी उम्र है, इसको कौन सी उम्र बोलते हैं? कोई बोलेगा? किशोर अवस्था। ये बहुत ही नाजुक अवस्था है, क्योंकि डॉक्टरों ने माना है कि बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक लगभग आदमी का दिमाग विकसित हो जाता है। बाद में तो चारों ओर से जो हम खड़े हैं ना, जितने भी, जिनके चारों ओर ज्वाला फैली हुई है, कभी कोई बात याद आती है तो कभी भूल भी जाते हैं। और जब तक आप किशोर अवस्था में हो तब तक बचपन से लेकर आपका दिमाग लगातार विकसित होता जा रहा है। आपने मोबाइल देखा होगा, मोबाइल उपयोग में लेते हैं ना, मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो उसकी चार्ज की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्पीड से वो चार्ज होता है, लेकिन जब 80-90 से आसपास चला जाता है उसके बाद उसका चार्जिंग स्थिर है वो धीरे हो जाता है। हम बार बार संभालते हैं,
अभी 91 हुआ है क्या, अभी 92 हुआ है क्या, यानी बहुत धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। इसका मतलब यही है कि मन का जो विकास है या जो भी आपका विकास हो रहा है सोच में, वो बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक बहुत स्पीड से होता है। बाद में वो चारों ओर के वायरस फैल जाते हैं और वो विकास को धीरे कर देते हैं, हो सकता है रोक भी देते हैं। अब आप में से कोई बता सकता है कि किशोर अवस्था में ये जो बदलाव होते हैं क्या बदलाव? बड़ा होने के बाद, मेरी उम्र में आने के बाद बदलाव रुक जाते हैं, ये तय है। होता है तो वो बदलाव घटता ही है, बढ़ता नहीं है। लेकिन किशोर अवस्था में मुख्य रूप से 2 प्रकार के बदलाव होते हैं, जो भी आपने पहले शुरुआत में बात की अपने। एक तो शारीरिक बदलाव और दूसरा मानसिक बदलाव। दोनों ही बदलाव जरूरी है। यदि एक प्रकार का बदलाव होगा तो दूसरे प्रकार का बदलाव उसको सपोर्ट करेगा, यह तय है। अब बात सीधी सी है कि किशोर अवस्था में लड़के और लड़कियों में क्या अलग अलग बदलाव होते हैं? मानसिक बदलाव क्या सबके अलग अलग होते हैं? कोई हाँ या ना जवाब देगा। मानसिक बदलाव लगभग एक जैसे होते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत किंतु परंतु हो। जैसे शर्म आना, लड़कों में मैंने देखा है बहुत कम इस चीज की गुंजाइश होती है, वो खुले बोल देते हैं। लेकिन लड़कियां बात को बोलने से पहले बहुत कुछ सोचती है। इसका मतलब यह लड़कों में कम बदलाव होता है, लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। दूसरा है, यदि आप किसी से अपनी बात को बताना चाहते हो खुल करके, झूठ भी बोलना है तो भी, लेकिन झूठ बोलते समय लड़कियां शर्माएगी कि मैं यह बात कहूं या न कहूं। लेकिन लड़के बहाना बना के तैयार करके आते हैं, घर से आते हैं तब कि सर आज रास्ते में यह हो गया था या घर पे यह हो गया था, है ना। यह एक बदलाव का ही असर है। यह कौन सा बदलाव है बताओ? शारीरिक है या मानसिक? मानसिक। शारीरिक बदलाव में लड़कों में मैं कुछ मुख्य बता रहा हूं। दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में होता है क्या ऐसा? नहीं होता। यदि कोई लड़का जिसको इस बात की जानकारी नहीं है और वो ये सोचता है कि अचानक मेरे ये क्या हो गया, कोई कहता है यार तू ऐसा कर, ब्लेड लिया, रेजर लिया, दाढ़ी कर ले, ठीक रहेगा, नहीं तो तेरा मुंह खराब हो जाएगा। ऐसा करने से ये बदलाव जो हो रहा है उसको आप छेड़छाड़ कर रहे हो, क्योंकि ये बदलाव बहुत होना जरूरी है। यदि बदलाव नहीं है इसका मतलब हमारे में कोई न कोई हार्मोन्स की कमी है। हम देखते हैं हजारों में से 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। अपनी भाषा में क्या भी ना पा कहना नहीं चाहिए मेरे को, हम कह देते हैं इनको मुंडो बाई को सुखिया लगे, बोलते हैं वैसा कई बार। यार इसका मतलब उसके बस की बात नहीं है, उसमें उस हार्मोन्स की कमी है, उसकी पूर्ति हम दाढ़ी कर करके रगड़ के नहीं कर सकते ना। तो इस बदलाव के दौर में हम किशोर जो किस उम्र से लेकर माना गया है 10 साल से लेकर 19 साल के बीच में जो किशोरियां होती हैं उनमें ऐसे बदलाव आते हैं जिनका हम कई बार दुरुपयोग कर लेते हैं। जानते हो दुरुपयोग क्या होता है? जैसे हाँ बढ़िया है, विकास हो रहा है, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं, जैसे कोई प्रकार का निर्णय लेना है, निर्णय लेने की क्षमता इस अवस्था में बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है, लेकिन इस निर्णय की जो क्षमता बढ़ती है उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना है। आज के युग में मैं आपको एकदम खुला कह रहा हूं कि यह बहुत गलत हो रहा है। कुछ लड़के या कुछ लड़कियां जो इस निर्णय लेने के बदलाव में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका वो भला बुरा नहीं सोचते हैं। मेरा कहना है कि हमें इस जीवन में ऐसे कोई गलत या गंदे निर्णय नहीं लेने हैं जिससे आप परेशान हो, आपका परिवार परेशान हो, आपका समाज परेशान हो। हमेशा नहीं करना है। क्या ऐसा कुछ हो रहा है आजकल? हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हमें इस निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो रहा है, उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग
नहीं करना है। दूसरा, कोई भी काम करना है मैं तो ये करूंगा, ये होता है कि नहीं होता है, मैं तो ये करूंगा, जबकि सोचना चाहिए कि करूंगा तो सही, लेकिन मुझे इसका क्या नुकसान है, या मेरे समाज को या मेरे परिवार को क्या नुकसान है। आज आपने कल का एक न्यूज देखी होगी, जालोर में एक पंचायत कोई है 15-10 गांव जिन्होंने एक निर्णय ले लिया, सुना कुछ ने, उन्होंने निर्णय लिया है कि लड़कियां या महिलाएं एंड्रॉयड फोन जो होता है फोटो खींचने वाला वो नहीं रख पाएंगी। वहां निर्णय ले लिया 15 गांवों ने, लेकिन उनके निर्णय लेने के पीछे भी एक लॉजिक जरूर है। वो किसी न किसी परेशानी में आकर के उन बूढ़े बुजुर्गों ने वो निर्णय लिया है, और उस 15 गांव में वो निर्णय, ये मान लो कि उन्होंने एक प्रकार से वो प्रधानमंत्री बोल गए उनके लिए। तो उन्होंने ये तय कर दिया कि लड़कियां यदि पढ़ रही है तो वो घर में अपने माँ बाप से फोन लेके ही उसका उपयोग करेगी, उसके बाद द्वारा कुछ प्रश्न देखने और करना है, उसके अलावा वो मोबाइल नहीं रख सकती। तो मेरा ये आपको कहने का आग्रह है कि मोबाइल रखो, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग कभी नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल में ऐसी अच्छी जानकारी होती है जो आपके जीवन को बदल सकती है, और ऐसी गलत जानकारी भी होती है जो आपके जीवन को उल्टा बदल सकती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि मेरे साथी और 2 और हैं। मैं आपको सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमारे मन में जो बदलाव होते हैं वो ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, और उनका सही उपयोग करेंगे तो सुधरेगा, और गलत उपयोग करेंगे तो उसका नुकसान होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नोपाराम जी ने, उनके लिए जोरदार एक बार और तालियां बजा दें, जिन्होंने हमें निर्णय जो लेने होते हैं वो किस तरह के लेने चाहिए, और एक अच्छा निर्णय हमें कहाँ तक पहुंचा सकता है, और एक बुरा निर्णय, एक छोटा सा निर्णय जो होता है वो हमें ऊंचा भी चढ़ा सकता है और गिरा भी सकता है। तो हमें ज़िंदगी में कभी ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे हमें कोई सामाजिक तौर से या पारिवारिक तौर से परेशानी का सामना करना पड़े। अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए। और इसी क्रम में मैं अब निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान संजय कुमार जी से, जोरदार तालियां उनके स्वागत के लिए, कि वो मंच के माध्यम से आपको इस मंच पर बताएंगे कि अपने मानसिक जो स्वास्थ्य हैं इसके बारे में अपने शब्द। श्रीमान संजय कुमार जी। नमस्कार सभी को, कैसे हो बेटा सभी? स्वास्थ्य अच्छा है सबका? मानसिक और शारीरिक दोनों ही अच्छे हैं या कुछ मानसिक में थोड़ी दिक्कत है? दोनों अच्छे हैं बिल्कुल। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? तो सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल महोदय का और आपके पूरे साला परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने हमें आज इस हमारे कार्यक्रम के लिए और आपके साथ थोड़ी जानकारी या चर्चा करने के लिए आपके विद्यालय में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपके प्रिंसिपल महोदय और साला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि अभी नोपाराम जी ने बताया कि आज के युग में हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो हमारा कैसे सही रहे और उसको हम किस प्रकार से उसको स्वस्थ रख सकें, उसकी तो हमें बिल्कुल जानकारी है या इसकी नहीं है? किसी को है या नहीं है? बिल्कुल है ना। अभी कि जैसे हमें किस मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह का हमें खाना खाना चाहिए, किस तरह का हमें पानी पीना चाहिए और कितनी हमें नींद लेनी चाहिए। तो उस प्रकार हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। लेकिन हमें मानसिक स्वास्थ्य हमारा किन किन चीज़ों से खराब हो सकता है और हम उसका बचाव करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसका भी हमें बराबर पूरा ध्यान रखना चाहिए।
और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पहले 5 मिनट आपका ज़्यादा लूँगा कि मैं अपनी संस्था का भी थोड़ा परिचय आपको देना चाहूँगा कि हम एक NGO से काम करते हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है उर्मूल सेतु संस्थान। और हम हमारे ब्लॉक में 3 सालों से मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं और ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स में हम कक्षा 7th 8th और 9th और 11th 4 क्लास के बच्चों के साथ हम इस मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं 3 सालों से। और पूरे ब्लॉक की गवर्नमेंट स्कूल्स लगभग हमने सभी कवर कर ली है। और हमारा जो संस्थान है वो हमारे क्षेत्र में 1986-87 से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहा है कि जो सरकार और जो लोगों के बीच में जो गैप रहता है उसकी जानकारी देना, लोगों को अवेयर करना। और बालिका शिक्षा संबंधी भी बहुत से पिछले कोरोना काल से पहले हमारे आवासीय कैंप भी चलते थे जिसमें बालिकाओं को 10th 12th और BA की शिक्षा दी जाती थी। तो उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है ये हमारे बीच में हमारे ही यहाँ के जो जिनका नाम है रिकी शर्मा, जो मूलतः पंजाब क्षेत्र के रहने वाले थे और उनका परिवार है जो लगभग 20-25 साल से कैलिफोर्निया में रहता है। तो उन्होंने वहाँ से आकर और यहाँ पे ये एडोलसेंट हेल्थ चैम्पियन नाम की एक संस्था थी, उन्होंने हमारे साथ ये कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 27 जुलाई 2023 को वो जयपुर से यहाँ बीकानेर लूनकरनसर आ रहे थे तो एक सड़क दुर्घटना में असामयिक उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी डेथ होने के बाद भी उनकी पत्नी और माँ ने हमारे बीच में कि नहीं, हम भारत के बच्चों के साथ ये कार्यक्रम हम शुरू रखेंगे। तो उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के युग में, हालांकि उनकी पत्नी है वो डॉक्टर है बच्चों की वहाँ पे कैलिफोर्निया में, और वो खुद बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़कर और आज भारत के बच्चों के बीच कि वहाँ पे भी बच्चों का, हमारे जो भारत के बच्चे हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके लिए वो एक कार्यक्रम लेके आए। और भगवान को मंजूर ये नहीं था कि वो हमारे बीच में ये काम करें, लेकिन उनका जो सपना था वो हम 3 साल से आपके बीच में और जो गवर्नमेंट स्कूल के यहाँ के लूनकरनसर ब्लॉक के जो भी बच्चे हैं उनके साथ हम काम करके उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो छोटा सा उनका परिचय था। इसके साथ साथ अब मैं थोड़ी सी मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना चाहूँगा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता किन किन चीज़ों से है। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे मन का स्वास्थ्य है, और मन हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे लिए सोचता और कोई चीज़ है वो महसूस करता है। मन क्या करता है हमारे लिए? कोई चीज़ सोचता या महसूस करता है, और जिसमें कि सबसे पहले हमें हमारा अगर व्यवहार हमारा अच्छा है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और हमारे आपस में रिश्ते हैं वो भी हमारे अच्छे हैं सबके साथ, तो भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और उसमें एक चीज़ और है कि हमारी भावनाएं। अब बेटा भावनाएं क्या चीज़ होती है बता सकता है कोई? भावना किसे कहते हैं हम? हमारे मन का भाव ही क्या कहलाता है? भावना। और भावनाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो सकती है? कौन कौन सी हो सकती है? सकारात्मक और
जिसको हम सिंपल भाषा में बोले सही या अच्छी या बुरी। तो कौन सी भावना है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, खराब कर सकती है? सकारात्मक कर सकती है या नकारात्मक कर सकती है? तो मैं कुछ यहाँ पे शब्द जिनका नाम लूँगा तो आपको उसमें आपको बताना है कि ये कौन सी भावना है। जैसे हमारे अंदर हम खुश हैं तो हमारे अंदर कौन सी भावना है? उदास, प्रेम, आनंद, अकेलापन, जलन, उम्मीद। तो मेरा यहाँ पे आपसे पूछने का यहाँ पे ये मतलब था कि आप यहाँ तक तो आप समझ रहे हो नहीं कि हम अपनी भावनाओं की अपने आप पहचान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमें अगर नकारात्मक भावनाएं जब भी हमारे मन के अंदर आए तो हमें कौन सी भावनाओं की ओर हमें जाना चाहिए? जब हमारे अंदर नकारात्मक भावनाओं का महसूस हो हमें कभी भी, तो हमें तुरंत सकारात्मक भावना की ओर जाना चाहिए ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब ना हो। और उसके लिए हमें जैसे भी हम महसूस कर सकते हैं कि अकेलापन हो गया या हमें उदासी हो गई, डर हो गई, चिंता हो गई, तो ऐसे अगर हमें कभी भी महसूस करें तो हमें तुरंत ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिनसे हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रख सकें और हमें सकारात्मक भावनाओं को अपनाना चाहिए, जिसमें कि हमें अगर अकेलापन महसूस हो तो हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं, घर में हो तो हम परिवार के सदस्यों के साथ बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं, या फिर हम अपनी कोई मन पसंदीदा गेम है उसको खेल सकते हैं, मन पसंदीदा पुस्तक है उसको पढ़ सकते हैं, या हमें कोई कॉमेडी या कोई सॉन्ग सुनना है जिससे हमें भावना हमारी सकारात्मक हो सके, ये चीज़ कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे ये उपाय हैं जिनको हम करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य खराब होता ही एक छोटा सा शब्द है तनाव। अब तनाव की परिभाषा क्या हो सकती है? तनाव क्या है? तनाव क्या है बेटा? तनाव और डिप्रेशन दो शब्द ऐसे हैं जिनसे मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो जिसमें सबसे पहले है तनाव, और उसके अलग अलग लक्षण हैं जो हमने भावनाओं में देखे हैं कि हम अगर तनाव महसूस कर रहे हैं तो उसमें हमें हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? पहचान कर सकते हैं क्या कोई व्यक्ति अगर तनाव में है तो? या किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो उस व्यक्ति की हम पहचान कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? कि जैसे अभी हमने भावनाओं पे चर्चा की ना कि जैसे हमारा मन, नोपाराम जी ने जो बताया था मन और तन, तो हमारा मन और तन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं क्या? होते हैं या नहीं होते? होते हैं तो किस तरह होते हैं? कोई बताएगा किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं? हमारा मन और शरीर को हम किस प्रकार से जुड़ा हुआ मान सकते हैं? कि जैसे भावनाओं की बात आ गई कि हमारे मन के अंदर कोई चीज़ हम जैसे मन के अंदर हमारे खुशी महसूस हो रही है तो हम उसको इंगित कैसे करेंगे या उसको पहचानेंगे कैसे? कोई भी व्यक्ति मन के अंदर खुश है तो उसके चेहरे पर क्या भाव दिखाई देगा? वो मुस्कुराएगा, हंसेगा, तो हम उसको ये नोट कर सकते हैं कि ये एकदम खुश है। या फिर उदास होगा, मन के अंदर वो उदास होगा तो उसके चेहरा कैसा होगा?
बिल्कुल मुंह लटका हुआ है, ऐसा हो सकता है, तो हम उसको पता कर सकते हैं कि ये उदास है। तो अगर हमारे मन के अंदर जो भी चीज़ घटित होगी तो वो हमारे चेहरे पे ज़रूर आएगी। इसीलिए मन और शरीर है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें तनाव है जो हमारे जीवन का सामान्य हिस्सा है, जिसमें हमारे प्रतिदिन हमारे मन के अंदर तनाव आता है और जाता है, उसमें उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। हो सकता है कि अभी भी कुछ बच्चों को तनाव हो कि ये संस्था वाले कहाँ से आ गए पकाने के लिए, अभी तक क्लास में बैठ जाते हैं आराम से, यहाँ पे लेके बैठे हैं। कुछ लोगों को अभी भी तनाव हो सकता है। तो और हमारा ये सेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आप वापस नॉर्मल हो जाओगे। तो एक ये चीज़ तनाव है जो हमारे दिन में हमारे अंदर आता जाता रहता है, और कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अधिक मात्रा का तनाव हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। कि हम एकदम से उस चीज़ को लेके ही बैठ गए कि अरे, जैसे मान लो कि पढ़ाई हो गई, आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको तनाव है एग्ज़ाम का, और वो बिल्कुल नॉर्मल है कि नहीं मेरा सिलेबस बिल्कुल अच्छा पूरी तरीके से सर ने अच्छा पढ़ाया है, मुझे समझ में भी आया है, और मैं एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करूँगा या करूँगी, और उसमें आप तैयारी भी करोगे और एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से उसको दे भी पाओगे और अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आप उसी एग्ज़ाम को आप ऐसे लेके बैठ जाओगे कि अरे एग्ज़ाम आ गए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया जो अब तक सर ने पढ़ाया, या मैं अब कैसे इसको कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ऐसे आप करके बैठ जाओगे तो आप बिल्कुल भी उसको पेपर को अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो वही है कि आप कम तनाव लोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आप अधिक तनाव लेके बैठ गए अधिक मात्रा का, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिसमें कि दूसरी चीज़ की हमारा आत्मसम्मान और शारीरिक हमारी जो छवि है वो भी हमारी बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। अब मैं बात करूं आत्मसम्मान की, तो कोई बता सकता है कि बेटा क्या होता है आत्मसम्मान, जो बिल्कुल हमारा स्वस्थ होना चाहिए अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमें स्वस्थ रखना है तो। जैसे भावनाएं हैं वो हमारे मन का भाव है। अब दूसरी चीज़ है आत्मसम्मान। अब वो क्या हो सकता है, सम्मान क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ होता है सम्मान? आदर सत्कार इज्जत मान जो हम अपने से बड़ों गुरुजनों या सबकी करते हैं। अब आत्मसम्मान क्या चीज़ है? खुद का सम्मान। अब हम खुद का सम्मान कितना और कैसे करते हैं? अगर वो हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो हमारा आत्मसम्मान बिल्कुल स्वस्थ है। हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हाँ मैं जो भी कार्य करूँगा, जो भी कार्य है मैं अच्छे तरीके से कर सकता या कर सकती हूँ, मुझे कोई भी कार्य करने में झिझक या शर्म महसूस नहीं होती, या कोई भी जो पुस्तक है उसके सवाल या करने हैं तो मुझे सर जी से पूछने में कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं होती। अगर हम ये सोच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा आत्मसम्मान बिल्कुल स्वस्थ है। और हम अगर इस सोच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं मुझसे तो ये कार्य नहीं हो पाएगा, कोशिश करने से पहले ही, या जो भी पढ़ाई के संबंध में या जो भी कार्य है उसको करने में हमें कोई दिक्कत हो रही है तो उसको हमें दूसरों से या जो अनुभवी हैं उनसे पूछने में भी हमें कोई शर्म महसूस हो रही है तो भी हमारा आत्मसम्मान है वो अस्वस्थ है। तो अस्वस्थ आत्मसम्मान हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और स्वस्थ आत्मसम्मान हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रख सकता है। अब तीसरी चीज़ आती है वो है हमारी शारीरिक छवि। अब जैसे हमने चर्चा की शारीरिक छवि का मतलब क्या होता है? शारीरिक का मतलब किससे संबंधित है?
शरीर से, और छवि का मतलब हमारा प्रतिबिंब या हमारा चित्र। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं तो हम उसमें किसको देखेंगे? अपने आप को देखेंगे। तो हम अपने आप को हम किस प्रकार से देख रहे हैं? अगर हम अपने आप को ऐसे देख रहे हैं कि नहीं, मैं तो अब मेरे से तो वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? खराब होगा। क्योंकि हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। और हम व्यक्ति की सुंदरता की पहचान हम किससे करते हैं? किससे करते हैं? उसके चेहरे रंग रूप से, उसके बॉडी से, या फिर उसके व्यवहार, उसके गुण, उसके कार्य, उससे कर सकते हैं? करते हैं कि नहीं करते? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर होता है। तो कोई अपने मन को इस प्रकार से ना रखे कि नहीं, मुझसे तो वो अच्छा है, मुझसे वो कार्य बेहतर करता है। हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर होता है। तो अपने आप को हमेशा आत्मसम्मान और शारीरिक छवि बिल्कुल अपनी मजबूत और स्वस्थ रखनी चाहिए, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहे। अगर आप अपनी भावनाओं को नकारात्मक रखोगे, अपना आत्मसम्मान अस्वस्थ रखोगे और अपनी शारीरिक छवि है उसको भी अस्वस्थ रखोगे, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। और इसके साथ साथ जो हम इस पे चर्चा आपके साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ नोट की है। गांव में हम अभी 3 साल से काम कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स के साथ भी चर्चा करते हैं, बच्चों के साथ भी चर्चा करते हैं। तो कुछ जगह मेरा खुद पर्सनल मेरी पेरेंट्स के साथ बातचीत हुई, तो मैंने ये अनुभव किया है और बताया भी पेरेंट्स ने कि सर जी आप हमारे बीच में कि मतलब एक मारवाड़ी भाषा में क्या गुरुजी थे भी हमारे बीच में होके कार्यक्रम ले आया हो। आपा तो गाँव का लोग आपनो मानसिक स्वास्थ्य तो बिल्कुल सही रहे, आपा दूध दही खावा, बढ़िया मस्त रेवा, गाँव की जिंदगी जीवा थे हो। शहर हम बताओ नहीं, जिका बच्चा शहर में पढ़े, जिका गए पढ़ाई न लेर बहुत बांगा पेरेंट्स है बे बाने बहुत एक व्यू में देखे या एक फोर्स के रूप में कि थाने आ चीज़ करनी ही करनी है। तो बा चीज़ भी मैंने ये नोट किया कि हाँ, क्यों ना हम शहर के जो बच्चे हैं उनके साथ भी इस कार्यक्रम को शेयर करें या उनके साथ बातचीत करें। और मुझे लगा कि जो उन्होंने बोला वो कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ कि गांव में अभी तक भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति इतनी वो बच्चों में नहीं है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सके या वो फिर कोई गलत कदम उठा सके। लेकिन शहरों के तो हम आए दिन न्यूज़, जैसे हमारा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो हब है कोटा या और भी अन्य कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ से हम जो भी बहुत से छात्रों की जो अच्छे घरों से उनके रुपए पैसों की या ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, उनके पेरेंट्स है वो दोनों माता पिता दोनों सरकारी जॉब में होते हैं और वो वहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं क्या किस कारण से बहुत सी ऐसी मैंने न्यूज़ पढ़ी भी है और बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के दबाव में या पता नहीं और कुछ कारण, लेकिन वो उनका हुआ वहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य ही खराब है, तो वो गलत कदम सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेते हैं। तो वो चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमें एक तो जो नौपाराम जी ने बताया कि हम इस किशोर अवस्था के दौरान जो निर्णय लेते हैं उसका हम सही और गलत हमारे लिए भविष्य में क्या हो सकता है वो चयन नहीं कर पाते, और हम उस कदम को उठा तो लेते हैं लेकिन वो हमारे लिए आगे चलकर हो सकता है कि हमारे परिवार के लिए या हमारे समाज के लिए वो बहुत ही
गलत हो। लेकिन उस टाइम हम किशोर अवस्था में होते हैं तो हम निर्णय तो हमारे लिए निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है, लेकिन हम उसको सही गलत में उसको डिफाइन नहीं कर पाते कि ये हमारे लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। और दूसरी चीज़, ये तो किशोर अवस्था का है, लेकिन जो बच्चे कोचिंग सेंटर के अंदर और जो आगे की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो एकदम मैच्योर हैं, लेकिन मैच्योर होने के बाद भी उनका मानसिक स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, और वो अपने पढ़ाई के दबाव में या अपने पेरेंट्स के दबाव में या अपना जो आसपास का वातावरण है या उनके दबाव में पता नहीं किस प्रकार वो अपनी सोच को वहीं तक ही सीमित कर लेते हैं कि नहीं, मैं तो अब आगे जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या जो कर रहा हूँ वो मेरे से नहीं हो पाएगा, इससे तो अच्छा है मैं अपने जीवन को समाप्ति कर लूँ। तो ये चीज़ भी बहुत अभी खतरनाक साबित हो रही है। तो हमें अभी से अपने मानसिक स्वास्थ्य को हम पूर्णतः संतुलन में रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रह सकेगा। दूसरी चीज़, आज का जो युग है इंटरनेट का, तो उसकी वजह से भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम शिक्षित हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। हमारा जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है या हमारा जो एजुकेशन में हम बहुत आगे की ओर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके दुरुपयोग भी उसका कर रहे हैं। तो उससे हमें हम गलत दिशा में भी जा रहे हैं कि मोबाइल आज के युग में हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मानते हो कि नहीं मानते? हमारे लिए मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो आज का इंटरनेट का युग है उसमें हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत अति आवश्यक है। लेकिन इन चीज़ों का हम उपयोग कैसे करें? अगर हम उसका उपयोग सही करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और हम उसका उपयोग अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही आगे चलकर हमारे लिए वो खतरनाक चीज़ है। तो वो भी हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे ही है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है तो हम उसका उपयोग बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे, और मानसिक स्वास्थ्य हमारा कहीं ना कहीं प्रभावित है, खराब है, तो हम उनका दुरुपयोग करेंगे और वो हमारे लिए एक आगे चलकर उसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो मैं पुनः आपको एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सहज तरीके से हमें सुना, और पुनः साला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ध्यान रखें, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। और इसके साथ साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, क्योंकि हम जिन बच्चों के साथ भी काम करते हैं उनसे भी हम ये बच्चों से या टीचर से सबके साथ हम ये चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे खुद पे ये हमने यूज़ किया है कि हम मोबाइल का उपयोग करते हैं। सभी करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? और उसकी हमें क्या है कि एक जैसे अभी न्यू जनरेशन है तो हम बहुत से ऐप है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गई, व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये तो है ही है। तो हम अपनी जो युवा किशोर अवस्था में या फिर युवा अवस्था में हमारी रील्स बनाना ये ट्रेंडिंग है, ऐसे हमारी या कोई फ़ोटो अपलोड करना, और हम उसको करके और बाद में हमारे मन के अंदर ये उत्सुकता रहती है कि मोबाइल हमने रख दिया और हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम तुरंत से उसको देखेंगे कि अरे देखें कितने लाइक आ गए, कितने कमेंट्स आ गए। तो ये चीज़ भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत गलत है कि हम उसकी ओर ही हमारा ध्यान खींचा रहता है। हम चाहे कोई भी कार्य करें लेकिन वो ध्यान वहीं पे रहेगा कि 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, रे देखें कितने कमेंट आ गए, कितने लाइक आ गए। तो इस चीज़ को भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान में रखना होगा और इनसे आपको दूरी बनाना होगी। जहाँ तक आप
पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई की ओर थोड़ा ध्यान, परिवार की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि क्यों न हम मोबाइल के लिए अपने आप को एक दिन के लिए फ्री करें। जैसे हमारे लिए हम पढ़ाई करते हैं तो संडे एक दिन आता है ना छुट्टी का, आता है कि नहीं आता? तो हमें 7 दिन में से हम 6 दिन मोबाइल चलाते हैं, तो एक दिन हमें ऐसा निकालना चाहिए जिस दिन हम पूरे दिन मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। वो चाहे आप तय कर सकते हो कि सप्ताह में कोई सा भी दिन हो। जैसे मैं संडे को मोबाइल यूज़ नहीं करता, मैं मोबाइल को दूर ही रख देता हूँ और पूरे दिन घर के परिवार के सदस्यों के साथ या दोस्तों के साथ बातचीत करना, या मेरा कोई गेम है उसमें व्यस्त रहना, तो उससे अपने मन को आप ज़रूर कहीं ना कहीं और बेहतर कर पाओगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी सर, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और विस्तार से अपने मन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है और किस प्रकार के निर्णय जो होते हैं वो सही गलत साबित हो सकते हैं, और किस प्रकार से मोबाइल के दुरुपयोग और सदुपयोग के बारे में आपने बच्चों को जानकारी दी। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो आप एक बार। और ये ग्रामोत्थान विद्यालय का और हम सबका एक सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार से जो महान हस्तियाँ होती हैं, जिनके उच्च विचार होते हैं, वो यहाँ पर आकर के और अपने बीच में अपने विचार पेश करते हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है। और इन्हीं क्रम में मैं अब निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान रामदयाल जी पुरोहित साहब से जोरदार तालियां कि वो अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचार पेश करेंगे। श्रीमान रामदयाल जी सर। मैं ग्रामोत्थान विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने LKG से लेकर 12वीं तक की पूरी पढ़ाई इसी विद्यालय से की है। तो अब उर्मूल सेतु संस्थान में 3 सालों से अभी कार्यरत हूँ। विशेष तौर से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अभी हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हम भारत के कुल 24 करोड़ किशोरों के साथ ये काम करने का लक्ष्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नोपाराम जी और संजय कुमार जी ने बताया। आपके विद्यालय के अंदर भी ये कार्यक्रम होना ज़रूरी मानते हैं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी हैं जो मन में कंपैरिजन करते हैं कि मेरे परसेंटेज इतने कम आ गए, इतने ज़्यादा हैं। तो होता है क्या कंपैरिजन? होता है क्या? कुछ होता है ना, मेरे कम परसेंट है। ये एक सीटिंग व्यवस्था है, विद्यालय एक सीटिंग व्यवस्था है। जैसे आगे जाओगे, जैसे 12वीं करने के बाद में पता चलेगा कौन क्या है। अगर आपके 50% है तो भी आगे जाके कहीं भी RS IAS लग सकते हो। ऐसे नहीं है कि वो 100% है या 99% है वही RS या कोई भी सरकारी सेवा है उसमें चयनित होगा। आगे कोई भी व्यक्ति बढ़ सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में आगे जोड़ते हुए डिप्रेशन नाम सुना है क्या आपने? क्या होता है डिप्रेशन? तनाव होता है। डिप्रेशन अलग है क्या? अलग है। तनाव तो शरीर का सामान्य हिस्सा है, जैसे मोबाइल है क्या? मोबाइल है? नहीं है। पापा कभी मोबाइल घर पे छोड़ के गए हैं क्या? हैं? नहीं छोड़ के गए ना। वो एक भाग ही तो है, एक हिस्सा ही तो है, वो साथ में रखते हैं ना। उसी प्रकार से तनाव सामान्य हिस्सा है, वो जरूरी भी है, कुछ मात्रा में जरूरी है, लेकिन अधिक है वो नुकसानदायक है। कुछ तनाव जैसे विद्यालय की पढ़ाई को लेकर तनाव हो सकता है, जैसे विद्यालय का काम पूरा नहीं हो तो तनाव हो सकता है। जैसे ही टीचर ने कॉपी चेक कर दी, जैसे काम पूरा हो गया तनाव खत्म हो गया ना, खत्म। जैसे परीक्षा है, परीक्षा आने वाली है मार्च में, फरवरी में 12वीं क्लास की 10th क्लास की परीक्षा है। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई तनाव
खत्म, रिजल्ट आने के बाद भी खत्म हो जाएगा। जैसे खत्म हो गया, उसके बाद में भी अगर तनाव रहता है तो आदमी डिप्रेशन में आ सकता है। डिप्रेशन एक बीमारी है जो 2 सप्ताह से लेकर पूरे जीवन भर रह सकती है। तो इसका इलाज भी संभव है। कुछ कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के, जैसे कि परिवार में किसी की आत्महत्या कर ले तो, या किसी की आकस्मिक मौत हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, या हार्ट अटैक की वजह से हो जाए, तो परिवार की सहन करने की शक्ति है उससे बाहर वो चली जाती है, उससे व्यक्ति डिप्रेशन में आ सकता है। डिप्रेशन का इलाज संभव है। कौन करता है इलाज डिप्रेशन का? हड्डी का डॉक्टर कर सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं करता? आंख वाला नहीं करता, पता नहीं उसको। मानसिक स्वास्थ्य, वैसे हड्डी का डॉक्टर होता है वो हड्डी का ही होता है, आंख का होता है वो आंख का ही होता है। उसी प्रकार से मानसिक रोग विशेषज्ञ जिसका दिमाग का डॉक्टर होता है वो स्पेशल होता है, उसके लिए विशेष पढ़ाई की हुई है उसकी, तो उसी से इलाज करा सकते हैं। बीकानेर में बहुत से डॉक्टर हैं जो मानसिक रोग विशेषज्ञ है, और उनके साथ एक शब्द और जोड़ा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा। मानसिक स्वास्थ्य और नशा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। नशा बीकानेर के इलाके में पंजाब के लोग हैं, ज्यादा पंजाब में था, अब बीकानेर इलाके में नशा सबसे ज्यादा हो गया है। सही है क्या? नशे का उपयोग करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। कहां से सीखते हैं नशा? कहां से सीखते हैं नशा? आता कहां से है? परिवार के लोग करते हैं तब देख के उनको, या दोस्तों के दबाव में आके नशा सीख सकते हैं। जैसे थोड़ा ट्राई करके देख, बहुत अच्छा है, पहले तो वो करा देंगे, फिर वो क्या कहेंगे कि आप अपना लाओ और अपना कर, फिर उससे परिवार की संपत्ति बिक जाती है नशे से, और बहुत ही गंभीर है। नशा करना सबके लिए हानिकारक है, किसी को कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। तो डिप्रेशन का, अगर नशे से डिप्रेशन की बीमारी है तो वो इलाज नहीं कराए तो वो व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामदयाल जी को, जो इस विद्यालय में 12वीं तक अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात हम सबके बीच में इस मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके सामने अपने विचार रखे, और आपको नशे के बारे में, नशे का जो परिणाम होता है उसके बारे में, और अपने मन को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में अपने विचार पेश किए। और ये ग्रामोत्थान विद्यालय का, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अपना एक सौभाग्य है कि हम इस प्रकार से कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी होती है। तो आज का जो कार्यक्रम हमारा रहा, ये मानसिक स्वास्थ्य, इससे हमें ये सीख, और ये आज हम कुछ शिक्षा लेंगे कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ में अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाएंगे। और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी होता है, और हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें बहुत अच्छे से सोच विचार करके वो निर्णय लेना होता है, जिससे हमें आगे चलकर उनका कोई घातक परिणाम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद पुरमूल सेतु संस्थान लुणकरण सर को। और अब इनके धन्यवाद ज्ञापन के रूप में मैं आप सबके सामने इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के व्याख्याता श्रीमान विनोद जी सर से, कि वो मंच पर आएंगे और इस संस्थान को अपना विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन देंगे। श्रीमान विनोद जी सर। धन्यवाद सर। बच्चों, सबसे पहले बताओ आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अक्सर क्या होता है कि अपने डेली लाइफ में डेली रूटीन अपना ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही एक चीज़ पीरियड लगे हुए हैं, सेट किए हुए हैं, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो,
मैथ्स निकालो, न्यूमेरिकल्स निकालो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। पूरा दिन सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक इसी चीज़ में बीत जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ कैसी हो रखी है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि ये कैसी लाइफ है, सुबह उठते ही ये करो वो करो, डेली का कुछ नया मिले तब तो अलग बात हो। तो जब भी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है तब हमारे मन में उस चीज़ को ग्रहण करने की रुचि बनती है अलग। तो मेरे हिसाब से आज आपको कुछ अलग सीखने को मिला होगा। यस और नो? कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि मेरे ना तो जुकाम है ना मेरे बुखार है, सब कुछ सही है, मतलब मैं तो स्वस्थ हूँ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की कोई भी टैबलेट्स चल नहीं रही है। लेकिन आज आपको पता चल गया होगा कि आपका शरीर दिखने में अगर स्वस्थ है तो जरूरी नहीं कि आप पूर्णतया स्वस्थ हो, क्योंकि बीमारियां दो टाइप की होती है। आज सर ने बताया हमें, मानसिक बीमारियां अलग होती हैं। जैसे ये बीमारियां होती हैं हमें बुखार, जुकाम और बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका इलाज भी पूरा संभव नहीं होता, कैंसर जैसी बीमारियां जो काफ़ी आगे की स्टेज में पहुंचने के बाद उनका इलाज भी नहीं मिल पाता अच्छे से। वैसे ही साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं, मेंटल जो हेल्थ है वो भी हमारा स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारी है वो भी बहुत सारे प्रकार की होती है। उनमें कुछ बुखार जुकाम जैसे सामान्य बीमारियां होती है। सर ने कहा तनाव हमारे साथ रहता है हमेशा। तो ऐसी कई बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल जो डिसीज है ना, वो ऐसी कुछ है जिनका इलाज संभव है, इजीली इलाज हो पाते हैं, है ना। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हाई स्टेज पर पहुंच जाती है और उनके बाद उनका इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे चिंता, बदमाशा, कुंठा, तनाव, बहुत सारी बीमारियां हैं जो मेंटल हेल्थ की वजह से होती है और उनका एक्सट्रीम लेवल होता है डिप्रेशन। तो कैंसर हाई स्टेज पे जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसका इलाज करा पाते हैं। वैसे जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उससे लौट कर वापस आ जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि उस स्टेज तक पहुँचे नहीं, बस एक ही उपाय हमें सोचना चाहिए। और उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज सर ने बहुत कुछ आपको बताया कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा रिलेशन फ्रेंड्स के साथ रखना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ अच्छे से पेश आने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। घर में मम्मी के साथ कोई बात होगी, उस बात को लेकर पूरे दिन टेंशन में रहे, यही तो तनाव है। तो साइकोलॉजिकल जो बीमारी होती है ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और चलते भी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। और लास्ट में जैसा सर ने बताया, कोटा जैसी सिटी में तैयारी करने वाले बच्चे, आप लोगों को न्यूज़ अगर देखते हैं कुछ बच्चे तो उनको पता होगा, तैयारी करने वाले नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है, जो मेंटल हेल्थ की वजह से बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। फिर वो इलाज नहीं ढूंढ पाते हैं और डिप्रेशन में तो माइंड ब्लॉक हो जाता है, आपका माइंड डिसीजन भी नहीं ले पाता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बहुत सारी चीज़ें आज सर ने बताई है, इनको फॉलो करना है, आज से हमने लागू करना है। अच्छा, ये प्रोग्राम आपके स्तर पे क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि यही वो अवस्था है जिसके अंदर तीव्र संवेग पैदा होते हैं। इस उम्र में एक एनर्जेटिक संवेग पैदा होता है हमारे अंदर, और उस संवेग को अगर एनर्जेटिक होता है बहुत ज़्यादा, अगर उस संवेग को सही दिशा दे दी जाए तो उस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। और उसी को हम गलत रास्ते पे अगर दिशा दे दें तो हम गलत रास्ते पे बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। तो इसी उम्र में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत कुछ लिखा है किशोर अवस्था में। अभी स्कूली स्टेज पर आप पढ़ नहीं पाते हैं साइकोलॉजी को, लेकिन जैसे ही आप 12th करते हैं उसके बाद आप अलग अलग फील्ड में जाते हैं तो साइकोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट लगेगा जिसके अंदर आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ की स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली किशोर अवस्था में। कुछ बच्चों को इस अवस्था में ऐसा लगता है कि हमें क्या ज्ञान देते हैं, हमें क्या पता नहीं मेंटल हेल्थ क्या होता है, फिजिकल हेल्थ क्या होता है, हमें तो सब पता है।
ये आपकी गलती नहीं है बच्चों। इस अवस्था में ऐसा लगता है, तूफानी अवस्था, ये झंझावतों की अवस्था है, बहुत ही इस अवस्था में आप जमीन पर होते ही नहीं हैं, उड़ते हैं। आपको लगता है इस अवस्था में कोई भी बच्चा हो, उसको लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, नॉलेज बहुत ज़्यादा मेरे पास आ चुका है, अब मुझे किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ये अवस्था क्रॉस करते हैं, आप वापस ज़मीन पर आते हैं, तब पता चलता है कि हमें तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है विविध ग्रहण करने की। तो इस फील्ड में सर नौपाराम जी सर, संजय जी सर, रामदयाल जी जो उन्मूल सेतु संस्थान लुणकरण से हमारे बीच पहुँचे हैं और इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम भी इस मुहिम का हिस्सा बने, हम भी इसका एक पार्ट बनकर और लाइफ में ऐसे कुछ प्रोग्राम का हिस्सा बनकर हम भी कुछ अपनी तरफ से योगदान दें इसमें। तो सर जो आए हैं हमारे बीच, एक बार फिर से अपने विद्यालय परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही विद्यालय में आते रहें और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मानसिक स्वास्थ्य है इसको सही करते रहें आप टाइम टू टाइम। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये भी, इनकी तरफ से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आगे जाकर इनमें से भी कोई कुछ बच्चे होंगे जो इसी स्टेज पर किसी टाइम आएंगे और इनके जो आगे आने वाले वर्षों में जो बच्चे यहाँ पे बैठेंगे उनको संबोधित करेंगे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने उच्च विचारों के माध्यम से विद्यालय परिवार की ओर से उर्मूल संस्थान को धन्यवाद दिया। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आत्म सम्मान की, सम्मान की, तो आप अपने विद्यालय में पधारे, इनके लिए हम ग्रामोत्थान विद्यालय की ओर से हम आपको सम्मान के रूप में प्रतीक देना चाहते हैं। उनके लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान KR विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय शशिकांत जी सर से कि वो मंच पर आएंगे और श्रीमान नौपाराम जी नैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारा ये एक प्रतीक चिन्ह स्वीकार करेंगे। जोरदार तालियां। हमारा विद्यालय आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है और हम चाहते हैं कि आप हमें जहाँ भी आवश्यकता पड़े इस प्रकार से मोटिवेट करते रहें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जोरदार तालियां। अब मैं हमारे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल महोदय उच्च विचारों के धनी श्रीमान कैलाश जी सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और श्रीमान संजय जी सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारा ये प्रतीक चिन्ह स्वीकार करेंगे और श्रीमान मनोज जी सर से निवेदन करूंगा कि वो श्रीमान कैलाश जी सर के हाथ बढ़ाएंगे और इनके हाथों में अपना एक समर्पित चिन्ह पेश करेंगे। जोरदार तालियां। ये हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपका सम्मान कर रहे हैं, आप स्वीकार करेंगे। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्यालय के सरल सादगी भरे जीवन श्रीमान सुरेश जी उपाध्याय सर से कि वो मंच पर आएंगे और सर आपसे निवेदन करूंगा रामदयाल जी सर से कि वो हमारा ये सम्मान प्रतीक चिन्ह आप स्वीकार करेंगे। जोरदार तालियां, क्योंकि ये तालियां ही बताती हैं कि हम कितना सम्मान कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई भूल रह जाती है तो विद्यालय परिवार
क्षमा का प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मूल सेतु संस्थान को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर और हमारे बीच आप पधारे। अब एक बार फिर से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हम तालियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अब आप सबके बीच में हमारे उच्च विचारों के धनी और अच्छे व्यक्तित्व के धनी प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान मनोज जी सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने शब्दों के माध्यम से आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्यक्रम में उर्मूल सेतु संस्थान से पधारे हुए श्री नोपाराम जी नैन, श्री संजय कुमार जी और श्री रामदयाल जी पुरोहित। आज का विषय मानसिक स्वास्थ्य व नशा भी मैं कह दूंगा। आज हमारे बीच में आप पधारे हो सर, बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि जो आज का विषय है, इस विषय को यदि हल्के में ले लिया जाए तो इसके दुष्परिणाम बहुत भारी हो सकते हैं। आज आप हमारे विद्यालय में पधारे हो, बहुत सारी बातें आपने बच्चों के साथ में साझा की है। विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि तनाव लेना या थोड़ा बहुत तनाव लेना अपने आप में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। थोड़ा तनाव लेंगे तो कोई भी काम को बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। यदि ज़्यादा किसी विषय पर चिंतन करेंगे तो उसके दुष्परिणाम, जैसा कि आपको बताया, बहुत ही घातक हो सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में एक बात को हमेशा समझ रखनी चाहिए, जितनी पढ़ाई आवश्यक है उतना ही विद्यार्थी को सामाजिक होना, खेल कूद में भाग लेना, अन्य गतिविधियों में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो माध्यम हैं, इसके माध्यम से विद्यार्थी का चौमुखी विकास होता है और बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। मेरे को ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे स्टाफ के जो सदस्य हैं इस बात को भली भांति समझते हैं और विद्यार्थियों के साथ में छोटे छोटे अपने अपने अनुभव या अच्छी बातें शेयर करते रहते हैं। एक बार फिर से मैं उर्मूल सेतु संस्थान का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन हमारे विद्यार्थियों को मिलते रहेंगे, जिनका लाभ आने वाले समय में अपने को देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर।